नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस पर स्वागत है दोस्तों आज हम 6th क्लास की सोशल स्टडीज से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं और ये 4th चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तरी। हम जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं वो जो दोस्तों वो है कंटेंट बेस्ड, ओके, कंटेंट बेस्ड MCQs हम यहाँ पे। और इससे पहले भी हमने जो पिछली वीडियो में देखा था 4th अध्याय से संबंधित MCQs, वो भी कंटेंट बेस्ड MCQs थे दोस्तों। इसके बाद हम पेडागोजी, ओके, सोशल पेडागोजी संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। ओके, थोड़ा ही प्रश्न है दोस्तों कंटेंट संबंधी, इसके बाद हम उच्च स्तर के प्रश्नों को हम बनाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है, डोकुर का चमड़ा उद्योग किस प्रकार का है? वो किस प्रकार का है दोस्तों? वो है पारंपरिक दोस्तों। ओके, वो क्या है? इसका उत्तर पारंपरिक। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ दूंगा और उसका उत्तर बता दूंगा, कहीं अगर एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है 52 नंबर का जो प्रश्न है, डोकुर के लोकगीत किससे संबंधित है? त्योहारों से संबंधित या खेती या शादियाँ, किससे संबंधित है दोस्तों? आप एक बार गेस कीजिएगा दोस्तों, किससे संबंधित है? खेती संबंधित है दोस्तों। ओके, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वह है, गांव में कौन सी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध है? कौन सी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध है दोस्तों? वो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो है उपलब्ध में है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्कूल पहुंचने का रास्ता कैसा है? स्कूल जो पहुंचने का रास्ता कैसा है? केवल पक्का या केवल कच्चा और पक्का दोनों है दोस्तों, कच्चा और पक्का दोनों भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, गांव में धार्मिक स्थल कौन से हैं? कौन से है दोस्तों धार्मिक स्थल? ओके, कौन से है? केवल मस्जिद है, केवल चर्च है, केवल गुरुद्वारा है, क्या है दोस्तों? मंदिर और आदि, यानी मंदिर के साथ दूसरे भी जो है धर्मस्थल है। गांव में पक्की सड़कें, ओके, गांव में पक्की सड़कें, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ओके, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। इसका मतलब बहुत अधिक, बिल्कुल नहीं, सीमित मात्रा में और हर घर तक। तो इसका सही उत्तर सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में जो है गांव की पक्की सड़कें हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए, डोकुर में गेहूं खेती यानी गेहूं की खेती बहुत होती है, औसत होती है या कम होती है, नहीं होती है? तो कम होती है दोस्तों, गेहूं की खेती क्या है? कम होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न, रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? धान, चना, मक्का, कपास। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों चना। ओके, अगला प्रश्न, डोकुर के अधिकांश किसानों के पास बड़े खेती है, बहुत बड़े खेत है, यानी खेत है, या छोटे खेत है, खेत ही नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? सी, छोटे खेत, यानी बहुत कम लोगों के पास खेती नहीं है, उसमें दो चार जो महाजन लोग हैं उन्हीं के पास अधिकतर खेती थी। ओके, अगला प्रश्न जो है, डोकुर में बिजली की स्थिति कैसी रहती है? कैसी रहती है दोस्तों बिजली की स्थिति? सुचारू रहती है, कभी कभी समस्या होती है, बिल्कुल नहीं है, 24 घंटे उपलब्ध। तो कभी कभी समस्या भी होती थी, उस तरह की बिजली थी दोस्तों डोकुर गाँव निवासियों के लिए। और सामाजिक अध्ययन में गाँव अध्ययन किसका उदाहरण? सामाजिक, ये पेडागोजी से संबंधित भी हम बोल सकते हैं दोस्तों के। सामाजिक अध्ययन में गाँव अध्ययन किसका उदाहरण? प्रत्यक्ष अनुभव का, परोक्ष अनुभव का, पुस्तक आधारित शिक्षण का, व्याख्यान का। इसका जो उदाहरण है दोस्तों वह है प्रत्यक्ष अनुभव। ये पेडागोजी संबंधी क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, पेडागोजी संबंधी क्वेश्चन है, आप समझो इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, डोकुर अध्याय किस शिक्षण विधि से सबसे उपयुक्त है? किस शिक्षण विधि? ये भी पेडागोजी संबंधित है दोस्तों, पेडागोजी संबंधी है। ओके, तो वह है ग्राम अध्ययन। ओके, डोकुर अध्याय किस शिक्षण विधि से पढ़ाना सबसे उपयुक्त है? लेक्चर विधि, प्रोजेक्ट विधि, रटने की विधि, मौखिकतर प्रश्नों की विधि। तो वो है प्रोजेक्ट विधि। ओके, ये कहाँ है दोस्तों? ग्राम अध्याय प्रोजेक्ट, वहाँ से लिया हूँ मैं प्रश्न इसको, आप देखिए दोस्तों। और वहाँ पे अगर गलत है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गलत है, तो इस चैनल को बिल्कुल भी मत देखिए दोस्तों, पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप पहले अध्याय को पढ़ो, उसमें अगर ये जो मैंने प्रश्न बनाए हैं और वहाँ पे आपको मिल रहा है तभी करिए दोस्तों, नहीं तो आपको यानी ऐसा होगा कि मैंने क्या पढ़ा है आप क्या पढ़े, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांव के नक्शे का उदाहरण क्या है? जो गांव का नक्शा है उसका उदाहरण क्या है? एक मिनट दोस्तों, स्क्रीन को टच हो गया था दोस्तों हाथ, इसलिए वो चले गया था। तो गांव के नक्शे का उद्देश्य क्या है? केवल चित्र देखना,
स्थानिक संबंध समझाना, कहानी पढ़ाना या गणित सिखाना। वो जो है दोस्तों स्थानिक संबंध को समझाने के लिए यहाँ पे गांव के चित्र दिए हैं दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न, अध्याय में तालाब दिखाने का उद्देश्य क्या है? अध्याय में तालाब क्यों दिखा रहे हैं दोस्तों, क्या उद्देश्य रहा है उसका? तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? जल चक्र के लिए, स्थानीय संसाधन के लिए, उत्पादन लागत के लिए या करण प्रणाली के लिए। वो तो जो है दोस्तों संसाधन, रिसोर्स, उनके पास एक ही रिसोर्स था दोस्तों स्थानीय, वो था तालाब। तालाब से वो क्या करते थे दोस्तों, यानी खेती करते थे। ओके, वही एक उनका संसाधन था। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है, सामाजिक अध्याय में फील्ड ट्रिप का उपयोग क्यों होता है? समय बिताने के लिए, वास्तविक अनुभव के लिए, गृह कार्य कम करने के लिए या उपयुक्त कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक अध्ययन में फील्ड ट्रिप का उपयोग किया जाता है। ये पहले चैप्टर में भी आया था दोस्तों, चैप्टर 1 में भी ये प्रश्न मैंने बनाया था। उसके ही कोरिलेटेड, हमको कभी भी दोस्तों कोरिलेट करके पढ़ना है, तभी हमको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में नक्शा पढ़ाना चाहिए। ओके, प्राथमिक कक्षा में नक्शा पढ़ाना चाहिए, प्रतीकों के माध्यम से, कठिन अवधारणाओं से, लंबी परिभाषाओं से, केवल लेक्चर से। वो जो है दोस्तों प्रतीकों के माध्यम से ही हमें प्राथमिक कक्षाओं में क्या करना चाहिए, नक्शा को पढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत उस तरह से मैंने प्रश्न बना दिया है ताकि आपको वो भी रिवीजन हो जाए, इसलिए। ओके, अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा किससे आती है? मूल्य शिक्षा यानी मूल्य शिक्षा जो है किससे हमें प्राप्त होती है? आंकड़ों से, जीवन स्थितियों से, गणना से, तिथियों से। तो किससे आती है दोस्तों? हमें जीवन की स्थितियों से सामाजिक विज्ञान में मूल्यों की शिक्षा ऐसा आता है, हमको पता चलता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, बच्चों को जल संरक्षण का ज्ञान कैसे दे? जल संरक्षण करना चाहिए, ये ज्ञान हम बच्चों को कैसा दे सकते हैं? तालाब का उदाहरण देख सकते, गृह कार्य दे सकते, कहानी पढ़ सकते, परिभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ये तालाब का उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षण सामग्री का सही उदाहरण। शिक्षण जो सामग्री होती है उसका केवल किताबें हैं, नक्शा, चित्र, चार्ट है, केवल बोर्ड है, केवल कॉपी है। तो नक्शा, चित्र और चार्ट जो दोस्तों है सही उदाहरण है। ये पेडागोजी से संबंधित है दोस्तों। ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, किस तरह के प्रश्न मैं बना रहा हूँ। अगला प्रश्न जो है वह है, व्यवहारिक गतिविधि किसे कहते हैं? मौखिक उत्तर को कहते हैं, या फील्ड विजिट को कहते हैं, या कहानी सुनने को कहते हैं, या लिखने के लिए कहते हैं? किसे कहते हैं? फील्ड विजिट को व्यवहारिक गतिविधि। व्यवहारिक यानी क्या है दोस्तों? जीवन में चलने वाली डेली लाइफ। ओके, व्यवहारिक यानी डेली लाइफ से संबंधित। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों हमको पार्ट बी पेडागोजी बेस्ड प्रश्न हमने बनाया है यहाँ पे। ओके, वो जो ऊपर भी जो कुछ प्रश्न थे वो भी थोड़े बहुत पेडागोजी से संबंधित थे। ओके, ये प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है यहाँ पे, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का उदाहरण कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षा व्याख्यान विधि है, या प्रयोजन विधि है, या रटने की विधि है, या लिखित परीक्षा है? ओके, इसका सही जो उत्तर है दोस्तों प्रयोजन विधि। बाल केंद्रित जो शिक्षा पद्धति है वो प्रयोजन विधि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नक्शा पढ़ने से विद्यार्थियों में कौन सी योग्यता विकसित होती है? नक्शा पढ़ने से विद्यार्थियों में कौन सी योग्यता विकसित होती है? गणना कौशल, स्थानिक समझ, भाषा कौशल, कला कौशल। वो जो है दोस्तों स्थानिक समझ आती है। नक्शा यानी मैप से पढ़ाने से उन्हें क्या मिलता है दोस्तों? स्थानिक समझ मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय संसाधनों को पढ़ाना किसका उदाहरण है? स्थानीय संसाधनों का पढ़ाना किसका? सैद्धांतिक अध्ययन, अनुभवात्मक अध्ययन, परीक्षा आधारित शिक्षण, मौखिक अध्ययन। वो जो है दोस्तों अनुभवात्मक अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग दोस्तों, लर्निंग यानी सीखना ही है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, मौसम या जलवायु सिखाने की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? मौसम, जलवायु और सर्वोत्तम पद्धति यानी कौन सी जो सर्वोत्तम पद्धति है मौसम और जलवायु सिखाने के लिए? तो वो है, एक आलेख पढ़ाना, दूसरा निरीक्षण विधि, तीसरा नाटक, लिखित ट्यूशन। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, आलेख भी नहीं है, निरीक्षण। देखिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आप बता दीजिए, बी। ओके, अगला जो प्रश्न है,
वो है कृषि पर आधारित पाठ को प्रभावित बनाने के लिए क्या किया जाए। कृषि पर आधारित पाठ को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाए। सर्वे गतिविधि किया जाए, चित्र दिखाना चाहिए, केवल पढ़ाना चाहिए, केवल परीक्षा लेना चाहिए, केवल ये तो निकाल दो, ये भी निकाल दो। ये क्या आंसर, सर्वे गतिविधि। अगला जो प्रश्न है वह है 76, गरीबी जैसे सामाजिक मुद्दे सिखाने में कौन सी पद्धति उपयोगी होती है। गरीबी जैसी सामाजिक मुद्दे सिखाने में कौन सी पद्धति होती है। चर्चा विधि, कविता पढ़ाना, रंग भराना, नकल यानी नकल लेखन। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वह है ये चर्चा विधि। ओके, अगला प्रश्न जो है देखिए, ईवीएस और सामाजिक अध्ययन का एकीकरण का किसका उदाहरण है। ईवीएस और सामाजिक अध्ययन का एकीकरण किसका उदाहरण है। एकांगी दृष्टिकोण का है, अंतर विषयक दृष्टिकोण का है, रटने की पद्धति का है, या परीक्षण केंद्रीय शिक्षण का है। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों अंतर विषयक दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चित्र पढ़ाना किस पद्धति का भाग है। चित्र को पढ़ाना किस पद्धति का भाग है। वह है व्याख्यान या गतिविधि आधारित शिक्षण या गृह कार्य या कठोर मूल्यांकन। वो जो है दोस्तों गतिविधि आधारित शिक्षण। इसका सही जो उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, वर्षा की अवधारणा किस विधि से बेहतर समझाई जा सकती है। किस विधि में वर्षा की जो अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को दोस्तों, ओके, कॉन्सेप्ट को समझाने। ओके, हाँ, मौखिक रटना, प्रदर्शन विधि, लेखन अभ्यास, कविता। इसका सही प्रदर्शन विधि ही होगा। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न जो है, सहभागितापूर्ण अधिगम किससे विकसित होता है। सहभागिता नॉर्मल सी बात है दोस्तों, समूह कार्य को सहभागिता कहते हैं। ओके, समूह कार्य को ही क्या कहते हैं, सहभागिता कहते हैं। अगला प्रश्न है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या कहते हैं। मैं तो असेसमेंट को आकलन बोल के कहता हूँ, आकलन। ओके, आकलन। आप फॉर्मेटिव को क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अंतिम अंक देना, सीखने को सुधारना, या दंड देना, या परिणाम घोषित करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है। वो है सीखने को सुधारना, सीखने में क्या सुधार लाना। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं की समझ के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है। सामाजिक समस्याओं के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है। रोल प्ले, रटना, नकल करना, वाक्य लेखन। तो उसका सही जो उत्तर है दोस्तों रोल प्ले। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय चिंतन किससे विकसित होता है। किससे विकसित होता है दोस्तों, खुला प्रश्न करना ही उच्च चिंतन। ये कभी भी खुला प्रश्न ही हमें विद्यार्थियों को बोलने की आज़ादी देना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, नक्शे के प्रतीकों को समझने के लिए कौन सी अभ्यास पद्धति उपयोगी है। नक्शे को याद रखो। इसका जो सही उत्तर होगा ड्रिल अभ्यास पद्धति। इससे पहले भी हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर का प्रश्न है, अब विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसाय समझाने के लिए प्रभावित तरीका क्या है। वो है दोस्तों फील्ड विजिट। ये जो है फील्ड विजिट। अगला प्रश्न, मौसम और ऋतु परिवर्तन बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है। दोस्तों आसान सी बात है, निरीक्षण गतिविधि के द्वारा उनको समझाया जा सकता है। किताब ये याद करना नहीं समझ सकते दोस्तों, केवल चित्र दिखाने से नहीं समझ सकते, प्रश्न पूछने से भी नहीं समझ सकते। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं को कौन सा अधिगम विकसित करता है। संसाधनों की जो कमी जैसी समस्या होती है, संसाधन बहुत कम होते हैं यानी रिसोर्सेस दोस्तों, रिसोर्सेस। ओके, बहुत कमी होती है, इस तरह के समस्याओं को कौन सा अधिगम यानी लर्निंग विकसित करता है, यानी वो है दोस्तों ये समस्या समाधान कौशल जो है ना दोस्तों, यही विकसित कर सकता है समस्या समाधान कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सामुदायिक सहायक सीखने में कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है। वो तो सही है दोस्तों, ये थोड़ा डिफिकल्टी आपको थोड़ा यानी यहाँ पे दिमाग लगाओ दोस्तों। सामुदायिक यानी सीखने में कौन सी विधि सबसे अधिक अच्छी है। सबसे विधि अच्छी जो है वह है प्रत्यक्ष बातचीत दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, ग्रामीण जीवन पढ़ाने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है। ग्रामीण जीवन को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। प्रयोजन कार्य, रटना, एक प्रश्न, या मौखिक
पढ़ाना। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों प्रयोजन कार्य जो है वही एक सही विधि है। प्रयोजन कार्य दिया हुआ आता है दोस्तों किताबों में, उसके आधारित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, स्थल रूप लैंडफॉर्म सीखने की सर्वोत्तम गतिविधि कौन सी है? लैंडफॉर्म सीखने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है? वो जो है मॉडल बनाना, वो जो है मॉडल। लैंडफॉर्म्स कैसे दोस्तों? मॉडल से ही सीख सकते हैं ना। ओके, अगला प्रश्न है, छात्रों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? डांटना, प्रेरित करने के लिए दोस्तों, डांट से प्रेरित होते नहीं होते, या स्वयं अनुभव करना नहीं, केवल मार्क्स देना वो भी नहीं, केवल प्रश्न उत्तर देना। तो क्या नहीं है, मैं सब नहीं बोल रही जो तो डांटना सही है नहीं है, स्वयं अनुभव कराना आना चाहिए दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग। ये जो है दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग सर्वोत्तम तरीका है। ओके, स्वयं अनुभव करना। ओके, चलो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सीखने का परिणाम लर्निंग आउटकम किससे यानी मापा जाता है? ये जो लर्निंग आउटकम है दोस्तों ये किससे मापा जाता है? रटे हुए उत्तर से मापा जाता है, या व्यवहार में परिवर्तन से मापा जाता है, लिखावट से मापा जाता है, आवाज़? तो व्यवहार में जब परिवर्तन आ रहा है तो हम लर्निंग आउटकम्स को माप सकते हैं दोस्तों। ओके, समझ में आया? उत्तर उसका बी। अगला प्रश्न, रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत क्या है? वो जो है दोस्तों पूर्व ज्ञान पर नया ज्ञान बनाना, पूर्व ज्ञान पर नया ज्ञान बनाना। यहाँ पे एक ही दोस्तों आपको उदाहरण, पहले जो है कीपैड का फ़ोन था, अभी क्या कि स्मार्टफोन लाए कि नहीं? पूर्व हमारे पास ज्ञान था, उसी को आधार बेस करके हम स्मार्टफोन लाए, यही है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चिंतनशील अधिगम रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए क्या उपयोगी है? चिंतनशील जो होता है दोस्तों वो रटना नहीं होता है, रट कर लिखना वो चिंतनशील नहीं होता है दोस्तों। ओके, जनरल लेखन यानी जनरल जो होता है, जनरल लेखन ही क्या है दोस्तों? चिंतनशील है। यानी सीसीई मेथड है दोस्तों, सीसीई, शायद स्कूल में सीसीई मेथड चल रहा है, यानी समझ गए होंगे आप सीसीई मेथड क्या होता है, चित्र बनाना या परिभाषा। तो इसका जो सही उत्तर है जनरल लेखन दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग किससे विकसित होती है? जोड़ी में काम करना, अकेले लिखना, शिक्षक का एकल व्याख्यान, चुप बैठना। इसका जो सही है दोस्तों जोड़ी में काम करना। सहकारी बोले तो ही वही आना दोस्तों। ओके, अगला, फॉर्मेटिव टेस्ट क्या है? किसका उदाहरण है वो भी बता दीजिएगा दोस्तों। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? आप एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, वो है दोस्तों इसका सही उत्तर जो है बी। क्या है दोस्तों सही उत्तर? बी, यूनिट टेस्ट या छोटी परीक्षा, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं ना दोस्तों, हाँ स्कूल में तो फॉर्मेटिव टेस्ट लगाया जाता है। ओके, स्कूल में फॉर्मेटिव FA1 यानी आपको शॉर्ट में पता होगा, FA1 एग्ज़ाम, FA2 एग्ज़ाम, ओके, FA3। ये क्या है दोस्तों? फॉर्मेटिव एग्जाम्स ही है ना दोस्तों। तो ये छोटी परीक्षा ही है ना दोस्तों, यूनिट टेस्ट के जैसा। हाँ, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, हाँ वही होगा ना। तो इसका जो सही उत्तर है बी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कक्षा में प्रभावी प्रश्न यानी पूछना किसे विकसित करता है? यानी कोई प्रभावी प्रश्न पूछ रहा है तो किससे, यानी पूछना किससे से विकसित हो सकता है? और रटने से प्रभावित प्रश्न पूछ सकता है बंदा? नहीं। उच्च स्तरीय सोच से? यस ऑफ कोर्स। केवल याददाश्त से? नहीं। डर से तो जिंदगी भी नहीं पूछ सकता हो, रटने से मैं जिंदगी नहीं पूछ सकता हूँ। उच्च स्तरीय सोच से वो क्या कर सकता है दोस्तों? विकसित हो सकता है प्रश्न पूछने का। ओके, इसका सही जो उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? शिक्षण सहायक सामग्री, केवल डिजिटल संसाधन, केवल किताब, स्थानीय उपलब्ध सामग्री, महंगी मशीनें। तो वो जो है दोस्तों स्थानीय उपलब्ध सामग्री ही सर्वोत्तम है सब दोस्तों। ओके, जो हमारे पास है उसी के बेस में हम क्या करना चाहिए दोस्तों? शिक्षण को सहायक सामग्री बना लेना चाहिए। अभी मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। ओके, हाँ मेरे फ़ोन में फाइल्स है, मैं फ़ोन से ही क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ दोस्तों? आपको कुछ मदद होने के लिए। तो वही है दोस्तों कि इसका सही जो उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की प्रभावी पद्धति क्या है? प्रभावी पद्धति क्या है? केस स्टडी,
रटना, मौखिक पढ़ाना, नकल। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों केस स्टडी। रटना तो नहीं होगा, मौखिक पढ़ाना का नकल भी नहीं हो सकता। अगला आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, समग्र अधिगम यानी होलिस्टिक लर्निंग का आधार क्या है? एक ही विषय, बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी, एकीकरण, केवल परीक्षा, केवल किताब। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी, केवल बहुविषयक एकीकरण ही क्या है दोस्तों, उसका सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह थे हमारे आज के प्रश्न दोस्तों। हमने पेडागोजी संबंधित भी कराए और यानी सब्जेक्ट से संबंधित, ओके, वो भी यहाँ पे हमने करवाया है। और एक वीडियो बन सकती है दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर, वो भी मैं करवाऊँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए ऐसे बने रहेगा और पढ़िएगा और क्वेश्चन करते रहिएगा दोस्तों। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे ही क्या नहीं करना चाहिए आपको, वही सही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। तर्क करना सीखो दोस्तों, तर्क करके सही या गलत देख के ही इस चैनल से बने रहिएगा दोस्तों, ना कि ऐसा ही फॉलो ना कीजिए। ओके।